चैप्टर 2 देख रहे हैं हम लोग, मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मेजरमेंट ऑफ मास। अब मास का मेजरमेंट कैसे करेंगे? किसी भी सब्सटेंस में जितना कंटेंट होता है, जितना मैटर उसमें होगा, उसे हम मास कहते हैं। अब क्योंकि मास एक बड़ी इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये बाहर का अगर देखिए कि भाई टेम्परेचर हो या प्रेशर है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होती। किसी भी ऑब्जेक्ट का ले लीजिए, उसका मास उसका ओरिजिनल कंटेंट होता है। तो जो मेजर है मास का, इसको हम बड़े सिंपल बैलेंस से कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस पे लग रहा होगा, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स किसी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से। मान लीजिए ये है, तो जो मास है, अगर हम फोर्स की बात करें तो mg, इस तरीके से ग्रेविटेशनल आपका मास लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg होता है, और ग्रेविटेशनल मास पे लग रहा होता है m पे। तो मास हम इस बैलेंस से डिसाइड करते हैं, इस ग्रेविटेशनल मास के बैलेंस से डिसाइड करते हैं। तो ग्रेविटेशनल मास किसी ऑब्जेक्ट का, वो किसी भी जगह पे, अर्थ पे किसी भी जगह ले लीजिए, वहां पर सेम होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू mg, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की संख्या है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जो m जिसका मास है उसे हम वेट कहते हैं। m होता है मास, जो उसका ओरिजिनल कंटेंट है। जब इस पे ग्रेविटी लगती है तो जो फोर्स बनता है उसे हम F इक्वल टू mg, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेट है बॉडी का, वो किसी भी जगह पे अगर ले जाएं तो पूरी तरीके से इस g पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा। किसी भी जगह ले जाइए आप, ग्रेविटी जो लग रही है उसके हिसाब से चेंज होगा। जैसे अगर आप किसी भी बॉडी को ले जाएं मून पे और किसी और प्लैनेट पे, तो अर्थ से डिफरेंट होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल वहां का डिफरेंट होगा। जब हम एटम और मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो जो किलोग्राम है, ये एक कन्वीनियंट यूनिट नहीं होगी, क्योंकि किलोग्राम जैसे एक अच्छा खासा भार होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको AMU, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो C12 कार्बन 12 आइसोटोप है कार्बन का, और इसका अगर 1/12 मास किया जाए तो ये एक AMU के बराबर होता है, एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। कहने का मतलब ये है कि एक AMU होगा 1.66 इंटू 10⁻27 kg, 1.66 और 10 की घात -27। इसको हम 1U के हिसाब से भी कर सकते हैं। AMU कब तक लिखते रहेंगे, 1U कर देते हैं। तो फिजिक्स में आप देखेंगे कि हमारे पास वैरायटी बहुत है मास की, जितना हम जानते हैं। 10⁻30 kg, -30 kg, सोचिए कितना कम है ये, और 10 की घात 55 कितना ज्यादा है। जो मासेस बड़े बड़े हैं, जैसे प्लैनेट है, स्टार है, अपने अर्थ की बात कर लीजिए, इसको हम कैसे पता करते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। जैसे छोटा मास हो, जैसे एटॉमिक पार्टिकल या एटम हो, तो हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करते हैं। इस तरीके में क्या होता है कि जो रेडियस होता है ट्रेजेक्टरी का किसी भी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, वो प्रोपोर्शनल होता है मास किसके? चार्ज पार्टिकल के। अब समय की बात आती है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। पहले कैसे होता था, टाइम कैसे मेजर करते थे? जो सनलाइट जब पड़ती थी किसी पे, तो जो ऑब्जेक्ट की शेडो होगी, उस शेडो के लेंथ से पता चलता था कि भाई टाइम क्या है, उसके हिसाब से लोग पता करते थे। उसके बाद पेंडुलम का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद बहुत सारे मेजरमेंट हो गए। आज तो बहुत हमारे पास एटॉमिक क्लॉक्स है। किसी भी टाइम को मेजर करने के लिए एक क्लॉक की जरूरत होती है, उसके बीच में इंटरवल से हम नाप लेते हैं। अब और हमें बेटर टाइम चाहिए, तो एटॉमिक क्लॉक हमारे पास है। एटॉमिक क्लॉक आपको, अगर जीपीएस सैटेलाइट्स का नाम सुने होंगे या जीपीएस के बारे में जानते होंगे, तो उनके सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक लगी होती है। इतनी इतनी ज़्यादा ये सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट है। अगर छोटा टाइम पता करना है, कैमरा, मल्टी फ्लैश फोटोग्राफी, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीशन। अब कब भी आप मेजर करते हैं, तो जैसे आपने कहा मेरी हाइट 5 फीट 7 इंचेस है या 5 फीट 11 इंचेस है, क्या ये पक्का पता है आपको 5 फीट 11 इंचेस है? क्या वो 5.511 इंचेस और आगे 2 यूनिट और नहीं हो सकती, 2 यूनिट कम नहीं हो सकती, है ना? आपने एक नंबर बताया। तो हम पहले तो पता करें एक्यूरेसी और प्रिसीशन में डिफरेंस क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है
या एक्यूरेसी मेजरमेंट में जो आती है वो एक मेजर है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज विद द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मैं इसको समझाऊंगा आपको। प्रिसीशन का मतलब ये होता है कि किस रेजोल्यूशन या लिमिट तक क्वांटिटी को मेजर किया गया है। अब इसको इस तरीके से समझिए, पहले मैं एग्जांपल देता हूँ फिर आगे भी आ रहा है। ऐसा है कि अब एक्यूरेसी की बात अगर हम करेंगे तो मान लीजिए 2 एक्चुअल यूनिट है, ये प्रिसाइज वैल्यू है, आपकी वैल्यू है 2.1, तो एक्यूरेसी कितनी हुई इसकी 0.1 और ये 0.0, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये 0.1। अब 2.0 पे आपकी वैल्यू आई 2.2, तो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, 2.1 ज्यादा करीब हो गया। अगर 2.01 आ गया तो ये ज्यादा करीब हो जाएगा 2 के, इसे एक्यूरेसी कहते हैं। और प्रिसीशन की बात करें तो प्रिसीशन का मतलब ये होता है कि किस लिमिट तक ले गए। जैसे आपने कहा 2.2, बहुत बढ़िया, 2.22, 2.223, ये ज्यादा प्रिसाइज हो गया क्योंकि इसमें ज्यादा लेवल तक आपने मेजर किया है, बहुत जिसे कहते हैं करीब वैल्यू और सही वैल्यू तक लेके गए आप। अगर आपका डिजिटल वॉच है आपके पास, वो आपको टाइम दिखा रही है 10, 11, 12, ये AM सुबह का समय हो रहा है 10:11 और 12 सेकंड, ये बड़ी प्रिसाइज है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट आपका 1 सेकंड है। लेकिन अगर आप देखें आपके जो दादाजी होंगे उनके हाथ की घड़ी देखिए, वो बजा रही होगी 10:13, यानी कि 11 मिनट ये हो रहा है, 10:11 और 12 सेकंड। तो जो लीस्ट काउंट है इसका 1 मिनट है, यानी सेकंड तो है नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कम प्रिसाइज है। यदि डिजिटल वॉच थोड़ा स्लो चल रही हो तो अगर टाइम कंपेयर करें किस वॉच से, इस वॉच से, तो उसकी एक्यूरेसी नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। यदि ग्रैंडफादर आपके वो उनकी घड़ी वो करेक्ट टाइम शो कर रही है तो टाइम जो मेजर किया इस वॉच से उसका एक्यूरेसी ज्यादा हो गया, प्रिसीशन कम हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी है हम चाहेंगे कि एक्यूरेसी अच्छी खासी हो और प्रिसीशन भी अच्छा हो, क्योंकि प्रिसीशन डिपेंड करता है क्या लीस्ट काउंट है आपके इंस्ट्रूमेंट का। मैंने जैसे बताया 2.2, 2.22, 2.223, तो क्या किस प्रिसीशन तक लेके जा रहे हैं। रेडियस किसी स्फीयर का अगर आपको इसका रेडियस मेजर करना है माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज से, तो ये ज्यादा प्रिसाइज होगा बनिस्बत क्या वर्नियर कैलिपर से किए। वर्नियर कैलिपर 10⁻⁻⁴ मीटर तक जा सकता है इसकी आपकी प्रिसीशन और नापने की, और माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज की बात करें तो 10⁻⁵ मीटर तक जाता है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं एक्यूरेसी से, तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि कौन उसे मेजर करता है, उसकी स्किल क्या है, क्वालिटी क्या है इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हैं, तरीका क्या अपनाया गया है, और इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर भी आते हैं जो एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करेंगे। अब एरर्स क्या क्या आ सकती हैं मेजर में, जब भी हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं लेबोरेटरी में अलग अलग एपरेटस को लेके, तो इनएक्यूरेसीज आती हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, हर चीज में इनएक्यूरेसी थोड़ी बहुत रहती है और इसको जितना दूर किया जाए, जितना एक्यूरेट किया जाए उतना अच्छा है। रिजल्ट में अगर कोई इनएक्यूरेसी आती है तो हमेशा आपने रिसर्च पेपर वगैरह जब आगे लिखेंगे आप देखेंगे कि उसमें बताएंगे कि इतना एक्यूरेट है, इतना प्रिसिशन है। तो जो इनएक्यूरेसी है मेजरमेंट में जो आती है उसे हम एरर कहते हैं कि एरर है। और ये एरर कोई गलत चीज नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है। एरर एक नेचुरल चीज है, जो चीज बतानी चाहिए, जो चीज आप बता सकते हैं, देखिए इसमें ये कमी है, ये एरर है, लेकिन वो एरर आपको आप बता रहे हैं, इसका मतलब पता है कि इतनी एरर, समझ रहे हैं इस बात को। फिजिक्स में जो एरर है मेजरमेंट में, उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक सिस्टमेटिक एरर है, एक आपका रैंडम एरर है। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? सिस्टमेटिक एरर मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, या तो पॉजिटिव में चली जाएंगी, पॉजिटिव में, या फिर नेगेटिव में जा रही है। तो ये जो एरर है एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकती, एक साथ नहीं हो सकती। अब सोर्सेज बताता हूं कि सिस्टमेटिक एरर में कहां से आती है। जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट एरर है, ये कहां से आती है? अगर मान लीजिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है उसका डिजाइन ठीक नहीं, इम्प्रॉपर या इनपरफेक्ट डिजाइन है, कैलिब्रेशन उसका ठीक से नहीं किया गया है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट आप सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, सस्पेंड किया एक स्प्रिंग बैलेंस से, और उसका जैसे स्प्रिंग बैलेंस में आपने उसको सस्पेंड किया, वो 0.1 ग्राम दिखा रहा है, 0 दिखाना चाहिए उसको,
तो ऑलरेडी इसमें 0.1 ग्राम का तो इंस्ट्रूमेंट का एरर है। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन या जितने भी मेजरमेंट आप इससे लेंगे वो तो 0.1 ग्राम ज़्यादा ही दिखाएंगे आपको, है ना। ये सिस्टमेटिक एरर किसको कहते हैं, एक्सपेरिमेंट में आएगी आपकी। एक दूसरा एरर होता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर। जो तरीका अपनाया आपने, जो प्रोसीजर अपनाया, जो स्टेप्स अपनाया आपने, उसमें कुछ कमियां हैं। एक एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे आप टेम्परेचर नाप रहे हैं शरीर का, ह्यूमन बॉडी का, कोई भी इम्प्रॉपर कांटेक्ट अगर है थर्मोमीटर का बॉडी के साथ तो वो मेजर आपको एरर देगा। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, ह्यूमिडिटी है, ये भी आपको सिस्टमेटिक एरर ही देते हैं मेजरमेंट में। पर्सनल एरर, अब ये क्यों आता है, ये किसी इंडिविजुअल की एक तरफ की बायसनेस है, उसकी केयरलेसनेस है, उसकी सही तरीके से वो बैठा नहीं है, खड़ा नहीं है, एपरेटस ठीक से रखा नहीं है, तो ये पर्सनल एरर है। सिस्टमेटिक एरर को हम दूर कर सकते हैं अगर हम जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है उसको इम्प्रूव करें, सही करें, अच्छे क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट लें और आपका पर्सनल बायस है, आपकी कोई कमी है, उसको दूर करें। रैंडम एरर्स क्या होते हैं, या रैंडम एरर ऐसे होते हैं जिसका बारे में आपको पता नहीं। ये हो सकता है कि इरेगुलर हो, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसको। अब हो सकता है किसी समय टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि आपको अलग सी रीडिंग आ रही है, किसी समय टेम्परेचर इतना कम हो गया कि अलग सी रीडिंग आ रही है, बिल्कुल अलग रीडिंग आ रही है। तो ये जो एरर्स हैं ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक ही टाइम पे नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये एरर हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, उन सबका एवरेज ले लेंगे, सबको जोड़ के जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर देंगे, जिसको हम मीन या एवरेज भी कहते हैं। एस्टिमेट कैसे करेंगे एरर को, एक एब्सोल्यूट एरर है और एक एवरेज एब्सोल्यूट एरर है, इस तरीके से कुछ एस्टिमेशन कर सकते हैं। जो मैग्नीट्यूड या जो मान है या डिफरेंस इंडिविजुअल मेजरमेंट का और जो ट्रू वैल्यू है उस क्वांटिटी की, उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। जैसे मान लीजिए उसकी ट्रू वैल्यू, एक एग्जांपल देता हूं, आपका वेट है मान लीजिए 50 केजी और 49 केजी आ रहा है, अगर आप नापते हैं तो आपको पता है कि 1 केजी का डिफरेंस आ रहा है। अगर ट्रू वैल्यू है और 49 आ रहा है तो 1 केजी का डिफरेंस है, इसी को हम एब्सोल्यूट एरर कह सकते हैं। अगर हमारे पास ये 50 केजी है नहीं, ट्रू वैल्यू है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू सबसे बढ़िया होता है, ट्रू वैल्यू। हम क्या करेंगे कि हमारे पास अलग अलग ऑब्जर्वेशन आ गए, A1 से लेकर मान लीजिए AN तक, n ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, सबको A1 से लेकर n तक जोड़ दीजिए, यहां से यहां तक जोड़ दीजिए, और मान लीजिए n ऑब्जर्वेशन है, जैसे आपने 3 ऑब्जर्वेशन लिए, ये 49 ले लिया, कभी 48.5 आ गया, कभी 51 आ गया आपका वेट, इन तीनों को जोड़िए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 बार किया ना, तो ये इसको हम मीन कहते हैं, A बार की तरह लिखते हैं 1/n I to n, सिग्मा मतलब होता है जोड़, इन तीनों का जोड़ को हम सिग्मा से लिखते हैं, 1 से लेकर n तक जाएंगे, मतलब 3 है तो 3 बार जाएंगे, 4 है तो 4 बार जाएंगे और इनको जोड़ लेंगे। और उसके बाद जो मेजर होगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, ये जो आपका मीन आया है उसका प्लस माइनस जो डेल्टा ए मीन के साथ जो डिफरेंस है वो आया। इसका मतलब ये है कि कोई भी मेजरमेंट जो फिजिकल क्वांटिटी का है वो तो या तो आपके मीन से प्लस ये वाला डेल्टा ए होगा, डेल्टा मीन जो डिफरेंस आया मीन में, और या फिर माइनस होगा। एक एरर है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। अब रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर कैसा होता है, इसको हम कैसे डिजिग्नेट कर रहे हैं, इसको हम ये डेल्टा ए बार से, ए बार आप अभी समझ लीजिएगा कि ये मीन है। तो जो रिलेटिव एरर है वो रेशियो है, यानी डिवीजन है, मीन एब्सोल्यूट एरर इसका और मीन वैल्यू जो अभी अभी मैंने निकाल के दिखाया था आपको, वो चीज वैल्यू होती है, इसका मीन, इसका रेशियो है। परसेंटेज एरर की बात करें तो जब रिलेटिव एरर इसको हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज ए में, तो इसको हम परसेंटेज एरर कहते हैं। यानी आपका जो डेल्टा ए आ गया, इसको आप यानी कि ये डेल्टा ए बार बाय ए बार, इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज में निकालिए, इसको हम परसेंटेज एरर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो शब्दों में पढ़ा है वो कैसे करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आ रहा है, म्यू से इसको बताते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो ग्लास का कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसकी कितनी आपके पास वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं आपके पास। आपको कैलकुलेट करना है, बताना है एवरेज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। आपको ये एक्सप्रेस भी करना है रिजल्ट किस टर्म में, एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर में। सबसे पहली कार्रवाई हमारी ये होगी
कि हमको बताया गया है कि एरर कुछ आ रहा है, तो हम मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। 1.54 से लेकर 1.45 जितनी भी 6 संख्या है उन सबको जोड़ दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 1.51 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनका डिफरेंस निकालेंगे। पहले इन दोनों का, यानी कि 1.51 को 1.54 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ही इन दोनों का निकालेंगे, ऐसे करके 6 के 6 का निकाल लेंगे। जो एक्यूरेसी है 2 डिजिट का डेसिमल के बाद, इसको हमने कंसीडर किया है, और एब्सोल्यूट एरर हर एक ऑब्जर्वेशन का निकाल लेंगे। मैं पहला वाला बताता हूँ। 1.51 को जब माइनस करेंगे 1.54 से तो 0.03 माइनस में आएगा। ऐसी बाकी आप सारे कर लेंगे, इसमें कुछ माइनस में आएंगे, कुछ प्लस में आएंगे। अब अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो जो जो चीज़ें आई थी, जो जो अभी आपने 6 वैल्यू निकाली ना माइनस करके, उन सब का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे आप, यानी कि माइनस को प्लस कर देंगे, और जितने माइनस है वो प्लस कर देंगे, प्लस तो प्लस ही रहेंगे। सबको जोड़ देंगे, 6 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि इन सबको जोड़ेंगे तो साइन हटा के, माइनस साइन हटा के 0.26 आएगा, डिवाइड करेंगे 6 से तो 0.043। इसको हम 2 डेसिमल तक, जैसे हमने पहले बताया 2 डेसिमल तक लेंगे, 2 वैल्यू आफ्टर डेसिमल। तो 0.04, क्योंकि ये 3 है तो 4 ले सकते हैं इसको। अगर यहाँ 5 से ज़्यादा होता तो हम इसको 4 की जगह 5 कर देते, 0.04 हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, जिसका एब्सोल्यूट एरर ये है, वो क्या हो सकता है, या तो 1.51 से जुड़ेगा 0.04, या 1.51 से घटेगा 0.04। तो अगर हम इसको जोड़ें और घटाएं, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू है ये वाली, वो 1.51 और 1.47 के बीच में रहेगी। रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम जो डेल्टा एन बार है और एन बार है, एन बार हमने ये कहा ना, इसीलिए हम कह रहे हैं, तो ये 0.05 डेल्टा एन बार आया, और डेल्टा एन बार तो आप निकाल ही चुके हैं, देखिएगा एन बार आपने निकाला 1.51, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.04 को डिवाइड करेंगे 1.51 से, ये आपका 0.03 आएगा, क्योंकि हम 2 डेसिमल तक ले रहे हैं। परसेंटेज एरर निकालना है तो 0.03 जो आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका 3% आ गया, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का जिसका परसेंटेज एरर क्या है 1.54 और प्लस माइनस 3%, यही आपका फाइनल आप बता सकते हैं अपना, ये बता के कि भाई देखिए ये ऑब्जर्वेशन में हमें ये पता चल रहा है कि 1.54 का ये एरर होगा 3%। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें बहुत सारे मेजरमेंट होते हैं, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि एरर्स हर मेजरमेंट में आ सकते हैं। अलग अलग काम हो रहे हैं तो अलग अलग जगह पे मेजरमेंट ले रहे हैं तो अलग अलग दिक्कतें आएंगी। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको समझाऊं तो किसी एक्सपेरिमेंट में हमको पता करना है किसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस की डेंसिटी, तो डेंसिटी निकालने के लिए मास और वॉल्यूम की संख्या हमको निकालनी पड़ती है। मास और वॉल्यूम जब हम निकालते हैं सब्सटेंस के, तो इसमें मास और वॉल्यूम में भी एरर आएगी। तो हमको पता होना चाहिए कि एरर ये आपका डेंसिटी में आया है, क्योंकि डेंसिटी में इन्वॉल्व है मास और वॉल्यूम में अलग अलग एरर आ सकते हैं। तो एरर सम में और डिफरेंस में कैसे आएंगे, 2 क्वांटिटी आपके पास है ए और बी, और ये मेजर वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या हुआ, ये नई चीज आ गई यहाँ पे, ये एब्सोल्यूट एरर है, जो अभी अभी आपने सीखा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो हमको पता क्या करना है, डेल्टा जेड यानी कि कंबाइंड एरर क्या है, वो सम क्या होगा, आपको डेल्टा जेड निकालना है। अब जेड का अभी हमने कहा कि जेड हम निकाल रहे हैं ए और बी का, दोनों की संख्या जोड़ के, तो जेड प्लस माइनस जेड, डेल्टा जेड क्या होगा, या तो ए में ये डेल्टा ए जुड़ेगा या घटेगा, या बी में डेल्टा बी जुड़ेगा या घटेगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी जगह हम ये लेंगे, इसकी जगह ये लेंगे, तो ए और बी को अलग कर लीजिए, ए प्लस बी, और प्लस माइनस को रहने दीजिए, क्योंकि आपको ये प्लस माइनस यहाँ लाना है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जो मैक्सिमम हो सकता है पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर जेड में, वो डेल्टा जेड हो सकता है, जो कि आप ये संख्या देख पा रहे हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर हम डिफरेंस की यहीं पे बात करें तो जेड का मतलब है ए माइनस बी, और जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जैसे हमने ये वाला किया था, तो यहाँ पर हम प्लस की जगह नेगेटिव का साइन लेंगे, वही काम करेंगे, ए और बी को अलग कर देंगे, प्लस माइनस लेके ये, अब यहाँ पर क्योंकि ये प्लस माइनस है और ये प्लस माइनस है और ये माइनस साइन बाहर है, तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, इसीलिए हमने एक बार माइनस लिखा, एक बार प्लस, माइनस ऊपर आया, प्लस है नीचे आया, यानी कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है। इसका मतलब प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या होगा इस केस में, जब हम सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं, तो ये प्लस माइनस यहाँ होगा डेल्टा ए, और यहाँ माइनस प्लस होगा, माइनस ऊपर है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो 4 पॉसिबल हमारे वैल्यूज आ गए,
प्लस ए डेल्टा ए के साथ माइनस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए के साथ प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए के साथ माइनस डेल्टा बी, और माइनस डेल्टा ए के साथ प्लस डेल्टा बी, जिसमें ये प्लस ए जो प्लस दोनों प्लस है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जिसमें दोनों जो मैक्सिमम वैल्यू है एब्सोल्यूट एरर की, क्योंकि मैक्सिमम ये हो गई और आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये चीज़ आ चुकी है, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी जेड के लिए कंबाइंड। अब इसका हम एग्जांपल ले लेंगे। अच्छा, एक और रूल ये जो कह रहा है, जब दो क्वांटिटी को हमने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तो जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है फाइनल रिजल्ट, वो सम क्या होगा, बेसिकली एब्सोल्यूट एरर अलग अलग इंडिविजुअल क्वांटिटी का। बस ये समझ लीजिएगा कि दो तीन चीज़ों को नाप रहे हैं, दो तीन चीज़ों में एरर आ रही है, तो फाइनल एरर दो तीन चीज़ों के कंबाइंड एरर को जोड़ के आएगी। इलस्ट्रेशन करते हैं इसका, मतलब एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप ये समझ जाए कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ इसमें। ये इस तरीके से हुआ कि हम दो रजिस्टर ले रहे हैं और दो रजिस्टर R1 इज इक्वल टू आपका आया 100 प्लस माइनस 3 ओम और R2 आया 200 प्लस माइनस 4 ओम। ये हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, एक ये है फिर ये है। आपको मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालना है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस कॉम्बिनेशन का। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा है इसको आपको परसेंटेज एरर में भी बताना है। तो अब सबसे पहले ये R जो रेजिस्टेंस है प्लस माइनस डेल्टा R क्या होगा, जैसे अभी अभी हमने सीखा थ्योरी में, इन दोनों के जोड़ का होगा, यानी R1 और ये R2। तो R1 R2 जोड़ दीजिए, ये यहाँ पर दिया हुआ 100 प्लस माइनस 3, यहाँ पर दिया है 200 प्लस माइनस 4। तो 100 और 200 अलग से जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस लेके आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 प्लस 4 वो होगा 7। तो 300 प्लस माइनस 7 ओम हो गया। इन दोनों को अलग जोड़ा, इन दोनों को अलग जोड़ा, क्योंकि ये बेसिक वैल्यू है, ये आपकी एरर वैल्यू है। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया, हो गया ये 7 ओम आ गया। परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा R लीजिए, डेल्टा R कितना आया 7, तो एक्चुअल R क्या था 300, ये 3 है 300 है, डेल्टा R बाय R करके 100 कर दीजिए, आपका 2.3% आएगा। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है परसेंटेज एरर में वो आपका सीधा 300 प्लस माइनस यहाँ पर आप लिख देंगे 2.3%, जो आप यहाँ से आप निकालें। अब एरर प्रोडक्ट में भी आ सकती है, डिवीजन में भी आ सकती है। अब आपने कहा कि दो अलग अलग चीज़ें हम कर रहे थे, उसमें ये प्रोडक्ट ये एरर आया, तो अब एरर प्रोडक्ट और डिवीजन में कैसे करेंगे। जैसे z है आपका AB के बराबर, तो मेजर्ड वैल्यू इसकी है A और B, और A और B का मेजर्ड वैल्यू A प्लस माइनस, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू में कुछ तो कमी या एरर आ रही है, वो A वाली है, ये B वाली है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगी। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट की बात हो रही है तो अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, A का B से, A का डेल्टा B से, डेल्टा A का B से, डेल्टा A का डेल्टा B से, प्रॉपर इस तरीके से कर दीजिए। दोनों साइड को आप Z से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये Z से डिवाइड करेंगे, ये Z से डिवाइड करेंगे, ये 1 1 आ जाएगा, ये डेल्टा Z बाय Z आ जाएगा, बाकी सब जगह नीचे Z आ जाएगा। आप जानते हैं Z इक्वल टू AB है, तो ये जो AB है जब इसको Z से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 1। बाकी हर जगह पे आप ये सब करते रहेंगे, क्योंकि आपने LHS को Z से डिवाइड किया है, RHS को आपने AB से डिवाइड किया है। ध्यान रखिएगा, आपने लेफ्ट हैंड साइड को Z से डिवाइड किया है और राइट हैंड साइड को भी Z से डिवाइड किया है, लेकिन इस बार Z की जगह AB। देखिए दोनों जगह हम Z से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि Z AB है, तो हम बाएं हाथ पे तो Z ही लिखेंगे, दाएं हाथ पे Z ही लिखेंगे, लेकिन उसकी जगह AB ले लेंगे क्योंकि Z और AB बराबर, AB कैंसिल हो जाएगी, इस जगह पे हम AB लिखेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा ये B कैंसिल अगर हो गया, A कैंसिल हो गया, उस हिसाब से हमारी कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाए। पहला ये हो गया हमारी, ये सब आप समझ गए कि AB से डिवाइड करके क्या आया। अब देखिएगा ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये बहुत कम आती है, बहुत छोटी आएगी, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी आती है, बहुत छोटी आती है डेटा भी ये और ये। अब ये क्योंकि ये छोटी वैल्यू है तो इनका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब छोटी वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो हम इसको ये प्रोडक्ट वैल्यू को हटा सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों को जरूर रखेंगे, इन दोनों को जरूर रखेंगे। एक और एक यहाँ से कैंसिल हो गया तो यहाँ से ये आ गया, डेल्टा A बाय A रखेंगे हम, डेल्टा B बाय B रखेंगे, ये क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है छोटे नंबर्स का, इनको हटा देंगे। हम इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डिवीजन के लिए भी ऐसा ही सही होगा। तो रूल क्या हुआ, दो क्वांटिटीज अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं
तो जो मैक्सिमम रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर आ रहा है रिजल्ट में, वो सीधा सम हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर्स, अगर हमको अलग अलग क्वांटिटी को लेना हो। इसका इलस्ट्रेशन मैं बताता हूँ, आप ये चीज़ समझ जाएंगे जो अभी भी हमने की। एक एक्सपेरिमेंट है, हमको दिखाना है या बताना है डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की, मास और वॉल्यूम, उसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया गया। मास को बताया गया 3 और कुछ एरर है इसमें 0.12 का प्लस माइनस। वॉल्यूम है 10 एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन इसका एरर है प्लस माइनस 1। आपको फ्रैक्शनल एरर बताना है, परसेंटेज एरर बताना है। आप ध्यान रखिएगा कि जो डेंसिटी होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है, क्योंकि हम जानते हैं रो m बाय वी दिया हुआ है। तो फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा m बाय m, डेल्टा v बाय v, जैसे जैसे हमने सब अभी इलस्ट्रेशन के पहले डिस्कशन में देखा। डेल्टा m क्या है आपका 0.12 और m क्या है 3, डेल्टा v क्या है 1 और v क्या है 10। सारी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 0.14 आएगा। परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14% आ जाएगा। उसके बाद जब हम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, पावर के बारे में बात करते हैं, तो पावर में जो पावर के कारण जो एरर आने वाला है, एरर ड्यू टू पावर, किसी मेजर क्वांटिटी में पावर के कारण क्या एरर आता है। एक छोटा सा पावर लेके चलते हैं, ए स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए z इक्वल टू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है a इंटू ए, ये पावर की बात हो रही है, इसके कारण क्या एरर आएगा। दोनों साइड आप z से डिवाइड कर दीजिए, और जैसे हम z से डिवाइड करेंगे, ये a स्क्वायर है तो दाएं हाथ पे हम a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं डेल्टा z बाय z, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा a बाय a, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 डेल्टा a बाय a। अच्छा, एक चीज इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डेल्टा, जब अपने z इक्वल टू ए डॉट ए लिखा और आपने कहा कि मैं इसको अपने पीछे वाले से मैच करता हूं, जो कि ये वाला था, ये तो ये काम किया था ना, फ्रैक्शनल एरर तो ये ऐसे ही आता है। तो फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए हमने इसको डेल्टा ए बाय ए और इसको डेल्टा ए बाय ए, क्योंकि दो अलग अलग क्वांटिटी है लेकिन है एक ही, लेकिन 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डेल्टा ए बाय ए। तो फ्रैक्शनल एरर z इक्वल टू ए स्क्वायर का वो 2 गुना होता है फ्रैक्शनल एरर जो a का होता है। ए स्क्वायर का जो एरर होगा वो 2 टाइम्स होगा इस a की। इसी तरीके से इसको जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, z इक्वल टू ए टू द पावर n, ये a स्क्वायर था a की पावर n। अब इसी को इसी तरीके से हम फ्रैक्शनल की तरह लिखेंगे, तो डेल्टा z बाय z, जिस तरीके से यहाँ 2 आया था, 3 को जोड़ दीजिए, डेल्टा a बाय a 3 बार जोड़ दीजिए, ये क्या आएगा n इंटू डेल्टा a बाय a। तो जनरल में क्या होगा, अगर इसको और थोड़ा सा हम आगे करें, तो अभी आप इसको देखिएगा, z इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, तो डेल्टा z बाय z होगा p इंटू a, मतलब p इंटू डेल्टा a बाय a, q इंटू डेल्टा b बाय b, और c r इंटू डेल्टा c बाय c, ये इन जनरल होता है। तो जो क्वांटिटी इस फॉर्मूले में है जिसका लार्जेस्ट पावर है, वो मैक्सिमम एरर देगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, जिसका मैक्सिमम पावर है उसको मेजर करना एक्यूरेसी से बहुत जरूरी है। तो इसका थोड़ा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, डेंसिटी निकालनी है स्फीयर की। परसेंटेज एरर जो मास में आया है वो 0.26% है, और जो परसेंटेज एरर आया है रेडियस के मेजरमेंट में वो 0.38% है। आपको परसेंटेज एरर निकालना है डेंसिटी के मेजरमेंट में क्या है। तो ये दिया हुआ है डेल्टा m बाय m इंटू 100 इक्वल टू 0.26%। फिर से रिविजिट करना पड़ेगा फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया गया है यहाँ पे। डेल्टा m बाय m इंटू 100 0.26% है, डेल्टा r बाय r इंटू 100 0.38% है। तो स्फीयर की डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम जो स्फीयर का होता है, एक स्फीयर की बात करें तो बॉल नुमा चीज की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका। अब एरर जो डेंसिटी में आएगी वो क्या आएगी, ये होगा डेल्टा m बाय m, जैसे मैंने बताया था ये 3, ये तो कांस्टेंट है, 4/3 को छोड़ देंगे, इसको नहीं लेते, ये पावर है, और r क्यूब है तो 3 डेल्टा r बाय r, जैसे हमने अभी इसके बारे में बताया था, ये वाले के बारे में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी डेल्टा रो बाय रो, हम जानते हैं कि एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा m बाय m प्लस 3 इंटू डेल्टा r बाय r। ये क्या हो गया 0.26%, ये क्या हो गया 3 इंटू, ये क्या हो गया डेल्टा r बाय r, ये आपका 0.38%। 0.26% को जोड़ेंगे
3 गुना 0.38% से, तो परसेंट एरर जो डेंसिटी में आया वो 1.4% है। अगर एक और इसका एग्जांपल देखें, यदि फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी का कुछ इस तरीके से a की घात 4, b की घात 3, c की घात 1/3 और d की घात, आपका रूट है, बेसिकली रूट क्या होता है, किसी भी, जैसे रूट d लिखा ना, इसका मतलब होता है d की पावर हाफ। तो a की पावर 4 b a टू द पावर 4 b क्यूब डिवाइडेड बाय c की पावर 1/3 अंडर रूट d। तो जो परसेंटेज एरर है मेजरमेंट a और b और c d का, वो दिया हुआ है 1 3 3 4। आपको परसेंटेज एरर निकालना है पूरे का। तो इसको कैसे निकालेंगे, डेल्टा w बाय w जो पिछला डिस्कशन था उस हिसाब से, ये 4 गुना हो जाएगा इसका डेल्टा a बाय a, ये 3 गुना होगा डेल्टा b बाय b, ये 1/3 गुना होगा डेल्टा c बाय c, और ये 1/2, जैसे मैंने अभी आपको समझाया 1/2 पावर a डेल्टा d बाई डी। जो वैल्यूज आपको दी है 1 3 3 4 वो यहाँ पर रख दीजिए, जोड़िए 16% आएगा। जो पीरियड है ऑसिलेशन का किसी भी सिंपल पेंडुलम में, वो हमको दिया हुआ है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल इसमें लेंथ है पेंडुलम की, वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 1 मिलीमीटर दी हुई है। जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो करीबन 0.5 सेकंड दिया हुआ है। जो टाइम है 100 ऑसिलेशन का, उसको मेजर किया गया एक वॉच जिसका रेजोल्यूशन 1 सेकंड। आपको परसेंटेज एरर निकालना है जी के मेजरमेंट में, परसेंटेज एरर जी के मेजरमेंट में। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, जरा 2 पाई को उधर ले आइए, t बाई 2 पाई। अब रूट हटाना है तो दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, तो टी स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये एल और जी रहेगा, रूट हट जाएगा इसका। तो आप टी स्क्वायर यहीं रखिए, 2 पाई स्क्वायर को यहाँ ले जा लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। अब जी का निकालना है तो जी को यहाँ लीजिए, टी स्क्वायर को नीचे ले आइए, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना, जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल टी स्क्वायर। अब क्योंकि फॉर्मूला आ चुका है तो डेल्टा जी बाई जी क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। सारे जो कॉन्स्टेंट्स है उसको हमने हटा दिया, उसकी आवश्यकता नहीं होती। डेल्टा एल यहाँ पर सवाल में दिया हुआ 1 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, 0.1 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, दोनों ही सेंटीमीटर में आ गया। टोटल टाइम क्या बताया गया, क्योंकि हमारे पास 100 है, 100 ऑसिलेशन के लिए नापा गया, और एक का 0.5 सेकंड है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर हो जाएगा टोटल टाइम 0.5 इंटू 100 यानी कि 50 सेकेंड्स। और डेल्टा टी कितना है, 1 सेकंड में नापा गया, वो भी अब सवाल में दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे। अब कैपिटल टी, क्योंकि इस फॉर्मूले से अगर लिखिए कैपिटल टी होता है टी बाय एन, स्मॉल टी बाय एन, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाय एन, ठीक, डेल्टा टी बाय एन। तो इसका मतलब डेल्टा टी बाय टी क्या होगा, डेल्टा टी बाय टी, ठीक। एन फिर से मैंने बताया कि एन इज अ कांस्टेंट, सो वी डोंट टेक इट, हम इस कांस्टेंट को नहीं लेंगे। डेल्टा टी बाय टी, स्मॉल डेल्टा टी बाय टी हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर रख दीजिए, इसकी जगह पे, ये जो था ये यहीं से तो आया था, इसलिए तो हमने निकाला, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा जी बाई जी इज डेल्टा एल बाय एल, और इसकी जगह हमने ये रख दिया डेल्टा टी बाई टी। अब हमारे पास ये सारी वैल्यू हमने अभी भी ले ली, डेल्टा एल हमारा 0.1 है, एल आपका 10 है, ये ट्वाइस है, डेल्टा टी बाई टी अभी हमने देखा कि ये 1 सेकंड है और ये 50, मल्टीप्लाई करिए 0.05 आएगा। और क्योंकि परसेंटेज जो एरर आएगा इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आएगा, तो परसेंटेज एरर क्या आएगा, 0.05 इंटू 100 यानी कि 5%। तो ये एक और पार्ट हुआ इस डिस्कशन का, मेजरमेंट और यूनिट कैसे हम देखते हैं। आगे और भी बाकी है, इसके बाद सवाल जवाब भी देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।